सर, राज्य में अभी भी चिकित्सकों पर हमला जारी है और इसको लेकर के जो चिकित्सक हैं उनमें नाराज़गी है। तो चिकित्सक चाहते हैं कि उनका जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हो, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल हो, वो पास हो। तो इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है? नहीं, हम लोग ये सरकार की जवाबदेही है कि हमने बार बार कहा है, मैं फिर इसी बात को कहना चाहता हूँ कि धनबाद में एक घटना घटी थी जिस दिन मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर रहा था और धनबाद में एक चिकित्सक दंपत्ति हैं जो ऑर्थो के बड़े डॉक्टर हैं, उन पर जो है रोड रॉबर ने हमला किया और काफ़ी उनको गंभीर रूप से जख्मी किया। तो मैंने जैसे ही मुझे दूसरे दिन शपथ लेना था, शपथ लेने के बाद पदभार ग्रहण करना था, तो मैंने ये दायित्व तो समझा कि मैंने शपथ तो लिया है लेकिन मैं पदभार तब ग्रहण करूंगा जब उन दंपत्ति से, और मैं रातों रात उनके घर गया। चूँकि देर रात हो चुकी थी तो फिर मैं सुबह सुबह उनके पास गया, उनको प्रणाम भी किया, माफ़ी भी मांगा और उनको मैंने आश्वस्त किया कि राज्य के किसी भी चिकित्सक पर यदि हमला होता है तो राज्य सरकार ये मान के चलेगी कि उसके ऊपर हमला है। और हमारी मान्यता है कि हम चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाकर उनको खुश करके ही राज्य के मरीजों को मुस्कुराता हुआ देखेंगे और राज्य का भी हंसता और खिलखिलाता चेहरा देखेंगे, ये हमारी मान्यता है। जहाँ तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को पिछले 2-3 पूर्व के मंत्रिपरिषद में हमने लाया था, लेकिन उसमें कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ विमर्श के लिए लिखा था और मैंने एक दिन पूर्व, मतलब आज तारीख हो गई 13 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विभागीय सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव सारे लोगों ने बैठकर इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया, विमर्श हुआ और कल संभवतः कल कैबिनेट संभवतः कल होगा या हो सकता है कल होना है तो कल हो जाए या हो सकता बढ़ भी जाए तो भी देखेंगे। लेकिन हम लोग इस कैबिनेट में उसको ला रहे हैं और लाकर विधानसभा के पटल पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को रखेंगे। इसी के साथ जो आपने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बोला, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर भी हमने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया था, जो DIC के नेतृत्व में कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें झांसा के लोग भी शामिल थे, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग शामिल थे और उन लोगों की संयुक्त टीम ने एक प्रस्ताव जो है बनाकर एक प्रपोजल दिया है और जिसमें हमने हरियाणा, UP और 2-3 स्टेट का भी हमने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के चीज़ों को मंगाया है। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में होता है कि हर साल हम लोग उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हम उसको थोड़ा लिबरल करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उसको भी मंत्रिपरिषद, चूँकि ये एक्ट है और एक्ट में संशोधन करने के लिए हमको मंत्रिपरिषद में भी जाना होगा और यदि उसमें उसकी कुछ कंडिकाएँ ऐसी होंगी कि यदि सदन भी जाना पड़ेगा तो आगे सदन में भी जाएंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों में थोड़ा हम लोगों को रिलैक्सेशन भी देना होगा। जैसे सपोज करिए कि जो यदि कोई डॉक्टर दंपत्ति नर्सिंग होम खोलता है तो उसके लिए हमको कुछ अलग सोचना होगा। यदि कोई पूंजीपति खोलता है, कोई धनाढ्य आदमी खोलता है या कोई जनरल आदमी खोलता है तो उसके लिए एक अलग सोच होनी होगी। लेकिन यदि कोई चिकित्सक खोल रहा है या चिकित्सक दंपत्ति खोल रहा है तो उसके लिए ज़्यादा रिलैक्सेशन देना होगा। कुछ उसमें इशू सब आए थे कि पोल्यूशन के इशू थे, कुछ इशू थे फायर के, कुछ इशू थे नगर पालिका से कचरा उठाने के। तो देखिए, जो फायर का इशू है वो इशू बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब यदि कोई 50 बेड का 25 बेड का हॉस्पिटल खुलेगा और उसमें ऑक्सीजन यदि PSA प्लांट हम देंगे तो ऑक्सीजन और आग का बड़ा गहरा संबंध है, तो उसमें हमको फायर के नॉर्म्स का पालन करना होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई एक आदमी, यदि एक चिकित्सक अपने यहाँ एक ये खोल लेता है क्लिनिक, तो उसमें बहुत फायर की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग उसको ज़रा सा उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फायर के नॉर्म्स कितने प्रभावशाली तरीके से हम उसको, चूँकि जान माल की क्षति होगा तो उसको लागू करना है, लेकिन लागू करने के लिए हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। फिर जो कचरा उठा हो रहा है तो वो नगर निगम के माध्यम से कचरा उठ रहा है तो वो एक पैसा ले रहा है। तो अभी बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं कि आप यदि उसको क्लिनिक में लगा लेते हैं तो उसको वो खाद भी बना के तब्दील कर देता है, गीला कचरा, सूखा कचरा। पहले होता था कि बॉडी के ऑर्गन वगैरह होते तो एक पिट बनाया जाता था,
वो पिट काफ़ी गहरे होते थे, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता था, फिर उसमें चूना डाला जाता था, फिर ब्लीचिंग पाउडर ऐसे। लेकिन अब जो है, अब डिस्पोजल करने के अलग अलग तरीके के अलग अलग मशीन आ गए, तो हमको वो भी देखना होगा। तीसरी बात है कि हमको ये भी देखना होगा कि पोल्यूशन का नॉर्म्स जो है ये कितना पोल्यूशन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पोल्यूशन के आड़ में कोई अर्थ दोहन का तो काम नहीं हो रहा है। तो हमको कई चीज़ों पर विचार करते हुए हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को सरल करने के ओर आगे बढ़ रहे हैं और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को हम कैबिनेट में ला रहे हैं। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के साथ हम पीसीपीएनडीटी एक्ट को मजबूत करेंगे, क्योंकि हम यदि रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि देश में जितनी हमारी बच्ची हैं और बच्चे में अंतर हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। और जब बेटियां मर जाएंगी गर्भ में, भ्रूण हत्या हो जाएगी, तो इस दुनिया को बचाया नहीं जा सकता है। तो उन बच्चियों को बचाने के लिए हमको पीसीपीएनडीटी एक्ट को भी मजबूत करना होगा और उसको उस एक्ट में भी हम कड़े प्रावधान लाएंगे, ताकि कल को कोई आदमी यदि भ्रूण हत्या कर रहा है, एबॉर्शन कर रहा है, तो उस पर हम कड़े नियमों के तहत जो है सेक्शन केवल 5 और 6 और ये सब संभव नहीं है, उसमें कुछ और भी हम प्रावधान करने पर विचार कर रहे हैं। तो हम ताली बजाएंगे। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा हमारा बनेगा जो एक्ट में डॉक्टर सलामत रहें, उनके नर्सिंग होम सलामत रहें, कोई तोड़ फोड़ नहीं करें। लेकिन डॉक्टरों को भी इस बात की जवाबदेही होगी कि किसी भी मृतक व्यक्ति के शव को वो जबरन अपने यहाँ पर जोर जबरदस्ती उसकी अंत्येष्टि नहीं रोकें। तो ये हम लाएंगे, वायलेंस वाला लाएंगे। ऐसा नहीं कि चिकित्सकों को खुश करने के लिए जनता दुखी हो जाए और जनता को खुश करने के लिए चिकित्सक दुखी हो जाए। तो चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। और हमने तो पिक्चरों में देखा कि डकैत वगैरह भी चिकित्सकों को ले जाते हैं तो अपने बैग पकड़ के ले जाते हैं। तो चिकित्सक का सम्मान होगा, लेकिन उसकी सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता पर कोई हमला नहीं करेगा, ये व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी। इसी से जुड़ा प्रश्न है मेरा कि कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए बहुत सारे काम हुए, देश दुनिया में सब लोग सीखा। तो आप हेल्थ मिनिस्टर के रूप में क्या सीखे जो राज्य के स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हो सके, जो आगे काम हो? मैंने स्वास्थ्य में यही देखा कि स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें दिन प्रतिदिन नए इनोवेशन करने की ज़रूरत है, नई व्यवस्था खड़े करने की ज़रूरत है। जो कि जिस तरीके से लोगों की जीवन शैली हो रही है और जिस तरीके से खान पान और जिस तरीके से हमारा जीवन जो है, मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा हम बिजी जीवन जी रहे हैं या इतना हम भौतिकवादी हो गए हैं कि हम शारीरिक रूप से अक्षम हो रहे हैं और मानसिक रूप से हम सक्षम हो रहे हैं। तो जो शारीरिक दुर्बलता आ रही है वो नाना प्रकार से, विभिन्न प्रकार से हमारे शरीर पर विभिन्न रोगों को ला रही है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन नए इनोवेशन की ज़रूरत है, नई व्यवस्था खड़े करने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य कभी रुकने वाला चीज़ नहीं है, इसको डे बाय डे आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसलिए स्वास्थ्य वैसा विभाग नहीं है कि आज हमने कुछ कर दिया 6 महीना तक चलेगा। इसको हर दिन, प्रत्येक दिन, क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम है, आप हम बैठे हुए हैं, अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कब मुझे हृदयघात हो जाए या किसी को हृदयघात हो जाए, तो अभी अकस्मात क्या ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। कब किसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, तो अभी तो आपने ये व्यवस्था नहीं ना यहाँ रखी है कि हम सारे पत्रकार भाई हैं, मंत्री हैं, बैठे हुए हैं और अचानक जो है किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, तो हमको जो है हार्ट अटैक के लिए जो है एक छोटी सी सॉर्बेटेड दवाई है जो जीभ के नीचे रख देंगे तो आदमी जो है उसकी जान बच सकती है, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार नहीं हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है स्वास्थ्य की दिशा दशा में निरंतर बदलाव की ज़रूरत है और कुछ कुछ करने की ज़रूरत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।